हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो MR हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको रिटर्न फाइल करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि कई सारे डिडक्शन हैं, कई सारे एग्जेम्पशन है सैलरी के अंदर। साथ ही साथ आपको रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स की पेमेंट करनी है, तो वो टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, कैसे चलन 280 का यूज़ करना है, कैसे चलन जनरेट करना है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। अब हम आके रुके हुए थे ये वाले स्टेज पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो 1 बाय 1 प्रोवाइड करनी है, तब जाके आपका रिटर्न फुलफ़िल हो पाएगा और रिटर्न फाइल हो पाएगा। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहली है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन ग्रॉस टोटल इनकम क्या है वो बतानी पड़ेगी, टोटल आपके डिडक्शंस क्या है वो बताने पड़ेंगे, क्या टैक्स आपने पे किया हुआ है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, कोई TDS वगैरह बनता है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। देन टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी अब कितनी बनती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। तो ये जो 5 स्टेज है वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। जो पहले वाला स्टेज है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो सीधा ही कुछ स्क्रीन पे आपको ऐसा नज़र आएगा, जहाँ पे आपको रिटर्न फाइलिंग के स्टेजेस बताए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ओके, बोला जा रहा है कि पहला जो स्टेप होगा वहाँ पे आपको वैलिडेट रिटर्न करना पड़ेगा। देन आपके रिटर्न की जो समरी है उसे कंफर्म करना है और फाइनली आपको वेरीफाई और सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात है वैलिडेट रिटर्न की, तो वो स्टेज के अंदर भी कुछ सब स्टेजेस है। जैसे रिटर्न को वैलिडेट करने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ग्रॉस टोटल इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टोटल डिडक्शंस क्या है वो बताने पड़ेंगे, टैक्सेस कितने पे किए हैं वो बताने पड़ेंगे, एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी पड़ेगी, जो हमने पिछले वाले पेज पे अभी देखा था। तो अभी वैलिडेट रिटर्न वाला ही जो प्रोसेस है वो हम फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो नज़र आएगी, जैसे आपका नाम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है वगैरह। थोड़ा नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हालांकि ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल बाकी रह जाती है, तो वहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी पर्सनल जो डिटेल है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है, देन कौन सा कंट्री कोड है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका पिन कोड क्या है और आपका एड्रेस क्या है, तो उसकी डिटेल, स्टेट वगैरह, ब्लॉक नंबर वगैरह डिटेल डालनी पड़ेगी। और ये जो भी डिटेल है उसे आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो जो भी डिटेल है आपकी वो आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, थोड़ा नीचे आप जाओगे तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, वो ड्रॉप डाउन मेनू होगा। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉयमेंट आपको एप्लीकेबल है। ओके, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हो, या फिर आप पेंशनर हो, और पेंशनर भी आपको बताना पड़ेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशनर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से पेंशनर हो या फिर अदर पेंशनर हो या PSU पेंशनर हो, तो ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हो तो वो केस में आपको अदर्स वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करना पड़ेगा। देन अगर ये कोई एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि आप फैमिली पेंशन वगैरह रिसीव करते हो, तो वो वाले केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बैंक के इंटरेस्ट की, FD के इंटरेस्ट की इनकम होती है, तो उनको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो वो वाले केस में हम अदर्स को पिक करेंगे। चलिए, नीचे कुछ और ऑप्शंस है जो फाइलिंग सेक्शन है कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो या फिर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो, या फिर रिवाइज रिटर्न कर रहे हो, या फिर उसे रेक्टिफाई कर रहे हो। तो कई सारे ऑप्शंस है। जैसे पहले वाला जो ऑप्शन है
अंडर सेक्शन 139 सब क्लोज 1 जो बोला जाता है कि आप ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हो। अभी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 की, तो उसकी ड्यू डेट अभी के लिए है 31 जुलाई 2022। तो 31 जुलाई 2022 ड्यू डेट है जिनकी ऑडिट नहीं होती है उन इंडिविजुअल के लिए। ओके, तो 31 जुलाई से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो ड्यू डेट में फाइल कर रहे हो तो आपको पहले वाला ऑप्शन चूज़ करना है, मीन्स सेक्शन 139 सब क्लोज 1। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है सेक्शन 139 सब क्लोज 4। ये रिटर्न कब फाइल करना है, ये ऑप्शन कब चूज़ करना है, जब आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो वो वाले केस में बिलेटेड रिटर्न होगा वो, और वो वाले केस में आपको दूसरा जो ऑप्शन है 139 सब क्लोज 4 वाला वो पिक करना पड़ेगा। तीसरे वाला जो ऑप्शन है सेक्शन 139 सब क्लोज 5, जब आप रिटर्न रिवाइज करते हो, रिटर्न में कोई गलती हो गई, कुछ डिफेक्टिव रिटर्न हो गया था, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको अंडर सेक्शन 139 सब क्लोज 5 वाला जो ऑप्शन है उसे पिक करना पड़ेगा, और पिछला जो रिटर्न है उसके अंदर आपको जो भी अमेंडमेंट करनी है वो कर पाओगे। अब इसके लिए ड्यू डेट 139 सब क्लोज 4 मीन्स बिलेटेड रिटर्न है या फिर आप रिवाइज रिटर्न कर रहे हो, वो वाले केस में आपकी जो ड्यू डेट रहेगी वो है 31 दिसंबर 2022। हालांकि गवर्नमेंट ये जो डेट है उसे एक्सटेंड भी कर सकती है। चलिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है 119 सब क्लोज 2B। ओके, ये वाला ऑप्शन आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मीन्स कई बार क्या होता है कि आप रिटर्न फाइल करना भूल गए, आप ड्यू डेट में तो फाइल नहीं कर पाए, लेकिन उसके बिलेटेड रिटर्न की भी जो ड्यू डेट होती है वो भी चली गई और आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो वो वाले केस में आपको पिछले साल का रिटर्न भी फाइल करना है। तो आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है ऑनलाइन, जिसे ही बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। मीन्स मैं कुछ गलती की वजह से या किसी और वजह से मैं रिटर्न फाइल करना भूल गया था, अब फाइल करना चाहता हूँ, तो अगर आपने ये कॉन्डोनेशन डिले की एप्लीकेशन भेजी होगी, उसे अप्रूवल मिला होगा, तो वहाँ से आपको एक मेल मिलेगा। वो मेल में आपको बताया जाएगा कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो वो वाले केस में आपको 1192B वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ओके, चलिए आगे नीचे बताया गया है कि फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। अंडर नोटिस कब मिलेगी, देखिए डिफेक्टिव रिटर्न आपने फाइल किया है तो वो वाले केस में आपको नोटिस मिलेगी। देन रिटर्न तो फाइल किया था लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहता है टैक्स ऑफिशियल्स, तो वो वाले केस में भी आपको नोटिस मिल सकती है। और ऊपर वाला जो केस था आपने देखा था कि जहाँ पे आफ्टर कॉन्डोनेशन डिले, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है ये वाले केस में। देखिए 139 सब क्लोज 9 में बताया गया है कि रेक्टिफाई डिफेक्ट, मीन्स आपने डिफेक्टिव रिटर्न फाइल किया था और उसे अब इम्प्रूव करना है या उसमें कुछ सुधार करना है, तो वो वाले केस में आपको 139 सब क्लोज 9 मीन्स रिटर्न तो फाइल किया था लेकिन फिर से उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है 139 सब क्लोज 9। चलिए 142 सब क्लोज 1 में बताया गया है कि कुछ डिमांड होगी कि ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, हम वेरीफाई करना चाहते हैं। टैक्स ऑफिशियल बोलेगा आपको कि हमें वेरीफाई करना है कि ये डॉक्यूमेंट सही में आपने जो डिटेल बताई है वो सही है, या फिर रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, आपको रिटर्न फाइल करना बनता है लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो टैक्स ऑफिशियल आपको नोटिस भेज सकते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करने के बाद ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। देन रिटर्न सेक्शन 148 में बताया गया है रिटर्न फाइल अगेंस्ट नोटिस अंडर सेक्शन 149। 148 में आपको एक नोटिस मिली होगी, वो नोटिस का आपको आंसर देना है। तो ये एक तरह का रीअसेसमेंट ऑफ रिटर्न। ओके, आपने रिटर्न फाइल किया था लेकिन अब हम रीअसेस करके देखो एक बार, शायद उसमें गलती हो सकती है, रीअसेसमेंट होगा, तो वो वाले केस में आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो भी आपको एप्लीकेबल है उस हिसाब से जाना है। अदरवाइज़ आप ड्यू डेट में फाइल कर रहे हो तो हमारे लिए पहला ऑप्शन रहेगा 139 सब क्लोज 1। चलिए नीचे थोड़ी आपको कुछ डिटेल बताई जाएगी जिसमें आपको ओरिजिनल रिटर्न का जो रिसिप्ट नंबर मीन्स एक्नॉलेजमेंट एक जनरेट होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हो, तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है।
देन वो रिटर्न जब पिछला रिटर्न फाइल किया था उसकी जो भी डेट पे फाइल किया था वो डेट डालने हैं। ये कौन से केसेस में होगा, देखिए अभी ये डिसेबल है क्योंकि हम रिटर्न को ड्यू डेट में फ़ाइल कर रहे हैं। अगर ड्यू डेट के बाद डिफेक्टिव रिटर्न होगा या रिवाइज रिटर्न होगा तो वो वाले केस में आपको यहाँ पे पिछले रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होगा वो डालना पड़ेगा, वो रिटर्न फाइल किया था वो डेट डालनी पड़ेगी। वैसे ही नीचे बताया गया है कि यूनिक नंबर या फिर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN नंबर वगैरह ऑर्डर जो भी होगा ईमेल में मिला होगा वो नंबर यहाँ पे डालना है और डेट डालनी है। ओके, सिंपली आप ड्यू डेट में फ़ाइल करना है तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, नीचे आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या आप नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हो अंडर सेक्शन 115 BAC। तो आपको बताना है यस या फिर नो। ओके, तो अगर आप यस करते हो तो वो वाले केस में आपको सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविज़न है उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि अगर आप नए रेजिम के अकॉर्डिंग जाते हो तो आपका टैक्स स्लैब किस हिसाब से होगा। जैसे आप देख रहे हो कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक का 5%, वैसे 2.5 लाख तक आपका जो परसेंटेज वो बढ़ जाता है, 5% से लेकर 10% हो जाता है, देन 15%, देन 20%, 25% और 30%। तो अगर नया रेजिम आप पिक करते हो तो वो वाले मीन्स यस करोगे ये वाले ऑप्शन को जो हमने देखा था, वो वाले केस में आपको इसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और कई सारे डिडक्शन है या फिर एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, जैसे कि यू विल नॉट बी एबल टू, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है तो वो लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। देन कुछ जो एग्जेम्पशन होते हैं अंडर सेक्शन 10 तो वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगे जो सैलरी में होते। देन अंडर सेक्शन 16 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आपने कोई होम लोन लेके रखी हुई है और उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो वो वाले केस में आपको अंडर सेक्शन 24B जो डिडक्शन मिलता है 2 लाख का, तो वो डिडक्शन भी आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाओगे। देन स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन के केस में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। देन 80C से लेके 80U तक जो चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट 80 CCD2 मीन्स आपके एम्प्लॉयर ने आपके NPS में कोई कंट्रीब्यूशन किया होगा तो वो वाला डिडक्शन ही आप क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज़ सारे डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो नया जो टैक्स रेजिम है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो आप कई सारे डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। हमारे केस में हम पुराना वाला ही जो टैक्स रेजिम है वही ऑप्ट करेंगे जो था 5%, 20% और 30%। ओके, तो उसके हिसाब से जाएंगे। थोड़ा नीचे आप आओगे तो वहाँ पे आपको बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर बैंक की डिटेल आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी हुई है तो कुछ इस हिसाब से नज़र आएगा, जहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर नज़र आएगा और लिखा हुआ है वैलिडेटेड मीन्स ये अकाउंट को वैलिडेट किया गया है। अगर फर्स्ट टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ऐड अनदर वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है या फिर ऐड बैंक वाला ऑप्शन होगा उसे क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बोला जाएगा कि आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा बैंक के पोर्टल पे। ओके, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे बैंक का अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड करना है, उसे कंफर्म करना है। देन जो भी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट है जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, व्हाटएवर जो भी है तो इसमें से जो एप्लीकेबल है वो आपको पिक करना है। अगर सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट को पिक करना है। ओके, देन बैंक का जो टाइप है मीन्स अकाउंट होल्डर का जो टाइप है वो बताना पड़ेगा, मीन्स प्राइमरी अकाउंट होल्डर है या फिर जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो वो बताना पड़ेगा। देन IFSC कोड होगा बैंक का, वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जैसे IFSC कोड डालोगे तो नीचे बैंक नेम और बैंक ब्रांच अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और नीचे की कुछ डिटेल जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल होगा वो भी अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंपली इसे वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेट होने के बाद अगर बताया जा रहा है कि वैलिडेट हो गया है तो वो वाले केस में कोई रिफ़ंड वगैरह बनता होगा तो यही अकाउंट में आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको नीचे जो सिलेक्ट फॉर रिफ़ंड वाला जो ऑप्शन है उसे ऑन कर देना है अगर वो ऑफ हो तो, और सिंपली नीचे जो कंफर्म का ऑप्शन है उसे क्लिक करना है।
जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपका जो पहला शेड्यूल है या पहली जो डिटेल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, वो साइट पे लिखा होगा, कंफर्म हो गई होगी और उस पर ग्रीन टिक लग गया होगा, मीन्स वो कंफर्म हो चुकी है, ये डिटेल आपने प्रोवाइड कर दी है। देन दूसरा जो ऑप्शन है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का। अगर उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो पहले ही आपको सैलरी में मिलने वाले कुछ एग्जेम्पशंस हैं वो बताए जाएंगे। ओके, कि सैलरी में अंडर सेक्शन 10 कई सारे एग्जेम्पशन आपको मिलते हैं, मीन्स आपको कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, परक्विजिट्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो अलाउंस के सामने पूरा का पूरा उसे टैक्सेबल कंसिडर नहीं किया जाएगा। कई केसेस में उसमें से भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये एक तरह का सैलरी में से कटौती होगी, सैलरी जो भी बनती होगी उसमें से कुछ वैल्यू कम होगी, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से अलाउंसेस हैं जिसमें एग्जेम्पशन मिलती है। तो पहला जो बताया गया है वहाँ पे बोला गया है कि अगर सेक्शन 10 सब क्लोज 14(1) उसके अंदर बताया गया है कि अगर ट्रैवल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस है, रिसर्च अलाउंस है या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस है या ऐसे कुछ अलाउंसेस, तो वो वाले केस में आपने वो जो भी अलाउंस मिला होगा वो अलाउंस के लिए आपने जितना भी एक्सपेंस किया होगा, मीन समझ लीजिए यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिला है तो यूनिफॉर्म के पीछे आपने जो एक्सपेंस किया होगा पूरे साल में वो ही आप क्लेम कर पाओगे। मीन्स जो अलाउंस मिला है वो अलाउंस में से जितना आपने एक्सपेंडिचर किया होगा वही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा और ये वैल्यू आपको यहाँ पे यस वाला ऑप्शन पिक करके डालनी पड़ेगी। ओके, चलिए नीचे बताया गया है एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंसेस इनकर्ड, जितना एक्सपेंसेस हुआ होगा उतना ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। वैसे ही सेक्शन 10(14)(2) में आपको कई अलाउंसेस में डिडक्शन मिलता है, जैसे एग्जेम्पशन मिलता है, जैसे एग्जेम्प्टेड अप टू लिमिट स्पेसिफाइड। और ये वाला जो सेक्शन है उसके अंदर एक लिमिट स्पेसिफाई की जाती है, वो लिमिट तक ही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर पाओगे। जैसे यहाँ पे कई सारे एग्जेम्पशन दिए गए हैं, उसमें से एक पिक कर ले हम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना भी क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन एक महीने के लिए एक बच्चे के लिए 100 रुपये का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तो पूरा साल का मीन्स 2 बच्चों के लिए आप ले सकते हो, तो एक बच्चे के लिए 100 रुपये है तो 2 बच्चे के लिए 200 रुपये हो जाएगा, और साल का अगर ये जोड़ लोगे तो वो हो जाएगा 2400। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भले ही आपको 50,000 ही क्यों ना मिल रही हो, लेकिन आपको पूरे साल में 2400 की ही एग्जेम्पशन मिलेगी, ये देखने वाली चीज़ है। तो कई सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें ये लिमिट वाली एग्जेम्पशन मिलती है और हर एक में एक लिमिट डिफ़ाइन की गई है। और उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वो लिंक से आप ये पूरे जो एग्जेम्पशन है वो पूरे एग्जेम्पशन को अच्छे से आप गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ लिख के भी हमने रखे हुए हैं, जैसे क्लाइमेट अलाउंस फॉर वर्किंग हिली एरिया में आप काम करते हो तो उनको क्लाइमेट अलाउंस मिलता है, देन बॉर्डर एरिया अलाउंस मिलता है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस मिलता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो कई सारे अलाउंसेस यहाँ पे बताए गए हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो जो लिंक है उस पर देखोगे तो कितनी लिमिट स्पेसिफाई की है पर्टिकुलर अलाउंस के लिए एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, वो आप देख पाओगे। देन लास्ट में आपको अंडर सेक्शन 10(13)(a) उसके अकॉर्डिंग आप HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। मीन्स आप भाड़े पे रहते हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आप भाड़े पे रहते हो, तो वो वाले केस में आपको HRA प्रोवाइड किया जाता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस। लेकिन वहाँ पे भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके कैलकुलेशन की एग्जेम्पशन लेने के लिए जो कैलकुलेशन की मेथड है वो डिफरेंट है। जैसे 3 तरह के स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो 3 स्टेटमेंट में से जो लिस्ट वैल्यू होगी वो होगा आपका HRA का एग्जेम्पशन। चलिए, जैसे 3 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो पहला बताया गया है एक्चुअल HRA, आपको एक्चुअल HRA कितना मिला है। देन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी माने बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस जो भी बनता होगा उसका 50% एक वैल्यू आपको लगानी है। अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो 40% वैल्यू रहे, 40% बेसिक और DNS अलाउंस का होगा। देन एक्चुअल जो भी रेंट आपको आपने पे किया है, एक्चुअल रेंट जो आप पे कर रहे हो उसमें से आपको बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस का 10% घटाना है। और ये 3 वैल्यू में से जो लिस्ट वैल्यू होगी
वही होगा आपका HRA का एग्जेम्पशन। तो इस हिसाब से ये तीनों एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। अगर HRA के बारे में आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप HRA के एग्जेम्पशन को कैसे क्लेम करना है वो बिल्कुल सरल भाषा में समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जेम्पशन है हमारे, जैसे अंडर सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलता है, तो उसके अंदर भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। और साथ ही साथ कई और एग्जेम्पशन है, तो वो अगर आप यस वाला ऑप्शन वहाँ पे एनेबल करोगे तो वो वाले केस में कई सारे एग्जेम्पशन है वो बताए जाएंगे आपको कि ये आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो अगर आपको एग्जेम्पशन मिल रही है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेजुएटी मिल रही है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होती है। देन कम्यूटेड पेंशन मिलता है कई लोगों को, GPF मिलता है, ओके। वॉलंटरी रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है ग्रेजुएटी। अगर ग्रेजुएटी को कैसे कैलकुलेट की जाती है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसमें एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करना है, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ग्रेजुएटी क्या है कि उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप वो वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमें जो भी एप्लीकेबल है उस हिसाब से हमने पिक कर लिया है। कई एज ए एग्जाम्पशन है वो हम पिक नहीं कर रहे तो वहाँ पे नो कर दिया है। सिंपली यहाँ पे आपको जो एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपको डेटा बताना है और देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको सैलरी की जो भी इनकम है वो पॉपुलेट हुई नज़र आएगी। वैसे आपके एम्प्लॉयर ने जब आपको फॉर्म 16 दिया होगा तो उससे पहले उसे फॉर्म 16 में कुछ डिटेल डाली होगी, ओके। तो वो चीज़ें सीधी ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके, ऑटो पॉपुलेट होती है और नज़र आ जाती है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं होता है आपके साथ तो आप एडिट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करोगे और इस तरह से सारी डिटेल आप बताओगे। अदरवाइज़ ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी तो वो अपने आप ये डेटा फीड हो जाएगा, ओके। अगर ऑटो पॉपुलेट नहीं है तो जो सैलरी वाला ऑप्शन है 17(1) का, उसके अंदर आपको आपकी जो भी सैलरी है प्लस अलाउंसेस है उसका टोटल डालना है। देन दूसरे ऑप्शन में जो भी आपको परक्विजिट मिल रहा है अंडर सेक्शन 17(2) तो वो डालने हैं। दैन 17(3) में प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी तो वो डालना है। तो ये अगर आपके पास फॉर्म 16 होगा तो उसमें से सीधी ये वैल्यू डालनी है, ओके। अगर फॉर्म 16 मिला होगा तो ये ऑटो पॉपुलेट हो गई होगी। अदरवाइज़ नहीं है तो आपको फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग डालना है और फॉर्म 16 आपके पास अवेल नहीं है तो मैंने जिस हिसाब से बताया वो हिसाब से आपको डिटेल फीड करनी है, ओके। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि 71 में हमने 5 लाख डाल दिए, वैसे ही 75,000 हमने परक्विजिट में डाल दिए और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 25,000 दिया है। तो इस हिसाब से 6 लाख का हमने यहाँ पे 17(1), 2 और 3 के अकॉर्डिंग डेटा बताया, ओके। रिटायरमेंट बेनिफिट को लेके कुछ अकाउंट है आपका वो दूसरी कोई कंट्री में मैनेज किया जा रहा है या फिर मेंटेन किया जा रहा है और वो जो कंट्रीज़ है वो इनकम टैक्स एक्ट में नोटिफाइड है, जैसे कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया। तो वहाँ से हमें 50-50 हज़ार का रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है और वो मेंटेन हो रहा है वही कंट्री में, ओके। तो वो भी हमने मेंशन कर दिया। तो उस हिसाब से हमारी इनकम अब तक हो जाती है 5 लाख, 6 और 7 लाख हो जाती है, ओके। थोड़ा नीचे आप आओगे तो वहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये वाली जो कंट्री है जहाँ से आपको रिटायरमेंट बेनिफिट आपका मेंटेन किया जा रहा है वो कंट्री में वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नोटिफाइड नहीं की गई, तो वहाँ पे भी अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो उस हिसाब से आपकी टोटल इनकम बनती है 1 लाख। हमने एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया 1 लाख, तो 8 लाख हमारी इनकम होती है इस हिसाब से, ओके। देन नीचे कुछ एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन आप क्लेम कर पाओगे जो हमने ऑलरेडी आगे के पेज में देख लिया था। वो ग्रेजुएटी थी, क्यों आपका जो पेंशन वगैरह था उसकी जो डिटेल थी और कई ऐसे एग्जेम्पशन है जो आपको मिलते हैं, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर ऑलरेडी वहाँ पे बता दिए होंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी जो भी पर्टिकुलर मीन्स एग्जेम्पशन आप क्लेम करना चाहते हो, जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस है जो आप क्लेम करना चाहते हो तो उसे पिक करोगे और बाकी में बाजू में जो बॉक्स है उसमें उसके अंदर उसकी डिटेल डालनी है, ओके। तो वो हम ऑलरेडी आगे देख चुके हैं, वही सारे एग्जेम्पशन हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी वो डिटेल डाल सकते हो।
देन नीचे ऐड अनदर वाला ऑप्शन है, उससे आपको दूसरा एग्जाम्पशन क्लेम करना है तो उसको भी वैसे ही ड्रॉप डाउन मेनू से पिक करना है और उसकी वैल्यू बाजू के बॉक्स में डालनी है। तो इस हिसाब से जो भी एग्जाम्पशन आप क्लेम करना चाहते हो वो क्लेम कर सकते हो। चलिए आगे थोड़ा नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिडक्शन मिलते हैं। जैसे सैलरी से आपकी इनकम है तो आपको 50,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिल जाएगा। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो वाले केस में आपको 5,000 तक की डिडक्शन मिलती है एंटरटेनमेंट अलाउंस में। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी तो ही मिलेगा, अदरवाइज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी रिटर्न फाइल करते वक्त ही बताया था, अदर्स वाला ऑप्शन चूज़ किया था। ओके, एम्प्लॉयमेंट टाइप में मीन्स हम प्राइवेट एम्प्लॉय तो वो डिसेबल ही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला। देन तीसरा जो ऑप्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स का। तो जो भी प्रोफेशनल टैक्स पूरे साल में आपका कटा होगा वो आपको पता होगा। हर महीने आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है, ज़्यादातर 200 रुपये होते हैं, लेकिन उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। हमने 2400 डाल दिया हमारे क्लाइंट के लिए। तो ये जो 52,400 की जो वैल्यू है वो आपको 8 लाख की जो सैलरी से उसमें से कट जाएगी और बाकी की जो वैल्यू मिलेगी 7,47,600 वो होगी आपकी नेट सैलरी। ये डिटेल को आपको सिंपली सेव करना है। चलिए जैसे सेव करोगे तो आपको कुछ हिसाब से डेटा नज़र आएगा। देन नीचे आपको हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपकी इनकम है, मीन्स कोई आपकी प्रॉपर्टी है, वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसको आपने भाड़े पे दिया है तो वो भाड़े से जो भी इनकम हो रही है उसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको बताना पड़ेगा। प्लस अगर ये हाउस प्रॉपर्टी पे आपने कोई लोन वगैरह ले रखे है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह का आप पेमेंट कर रहे होंगे तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सिंपली ऐसी कोई डिटेल है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की तो आपको ये जो बाजू वाला ऑप्शन है ऐड एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कौन सी टाइप की है। मीन्स आप उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो, आपने क्या उसे लेट आउट किया है मीन्स भाड़े पे दिया है, या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो ना ही भाड़े पे दी है ना ही आप खुद रह रहे हो, वो वैकेंट है, तो वो वाले केस में उसे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। तो हम तीनों ऑप्शन को 1 बाय 1 देखेंगे। ओके, पहले वाला है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर उसे हम पिक करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपका इंटरेस्ट कितना है। मीन्स उसके ऊपर आपने होम लोन ले रखी है तो उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे होगे, तो इंटरेस्ट साल का कितना है। जैसे हमने यहाँ पे 48,000 एक मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, तो 48,000 अगर इंटरेस्ट बनता है तो आपको यहाँ पे बताना है। देन पिछले साल ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो लेकिन पिछले साल आपने भाड़े पे दी थी, लेकिन कुछ वजह से आपको उसका रेंट वगैरह नहीं मिला था, लेकिन अब ये साल में रेंट मिल रहा है, तो वो वाले केस में जो भी रेंट मिल रहा होगा वो रेंट की टोटल वैल्यू में से उसका 30% निकालना है और वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है। अदरवाइज़ ऐसी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है आपके केस में, तो आपको सिंपली जो भी इंटरेस्ट है वो डालना है। अगर इंटरेस्ट भी नहीं है तो ये ऑप्शन को आपको छोड़ना है। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं कि अगर प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दी है तो वो वाले केस में आपको लेट आउट वाला ऑप्शन पिक करना पड़ेगा और वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितना रेंट पूरे साल में आपने रिसीव किया। तो वो वैल्यू सपोज 1,20,000 है, हमने डाल दी। ओके, देन उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं मीन्स लोकल अथॉरिटी के, जैसे हम बोलते हैं हाउस टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है वगैरह, तो टैक्स आपने पे किए होंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो वो है सपोज 20,000। ओके, 20,000 का हमने टैक्स पे किया है और 1,20,000 का हमने रेंट रिसीव किया है, तो वो वाले केस में आपकी जो नेट एनुअल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 लाख। अब उसमें से आपको जो भी मीन्स आपने रेंट रिसीव की है उसकी नेट एनुअल वैल्यू पे आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो वो हो जाएगा 30,000। वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ओके, देन जो भी इंटरेस्ट वगैरह मीन्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखी है उस पर भी आप मीन्स लोन वगैरह ले रखे और इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जितना भी इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट आप क्लेम कर पाओगे। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी। जहाँ तक बात है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे आप 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट क्लेम कर पाओगे, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो यहाँ पे डालना है। जैसे हमने यहाँ पे 48,000 डाल दिया, तो उस हिसाब से आपकी जो इनकम बनती है वो है 22,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ओके,
तो इसे ऐड करना है। और तीसरे वाला ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरे वाले ऑप्शन अगर डिम लेट आउट मीन्स कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ना ही भाड़े पे दी है ना ही वहाँ पे रहते हो, तो उसे डिम लेट आउट कंसिडर किया जाएगा। और जैसे आपने प्रॉपर्टी लेट आउट ही की है उसी तरह यहाँ पे भी डिटेल डालनी है। सिर्फ वहाँ पे भाड़ा रिसीव नहीं हुआ तो वहाँ पे एक वैल्यूएशन निकाली जाएगी कि एक मीन्स आजू बाजू का जो एरिया है उसके हिसाब से कितना भाड़ा बनता है। जैसे 5,000 बनता है तो साल का 60,000 यहाँ पे वैल्यू आपको डालनी है। और बाकी की वैल्यू आपने जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी की जो मीन्स प्रोविज़न थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को समझने में आपको दिक्कत हो रही है या फिर यहाँ पे जो भी चीज़ बताई गई उसमें कुछ आप एडिशनल जानना चाहते हो, तो वो वाले केस में आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए पूरी एक वीडियो हमने बना के रखी है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप गो थ्रू करके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे बतानी है वो आप जान पाओगे। चलिए, तो हमने 48,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड केसेस में यहाँ पे बताए हैं एज एन एग्जांपल। तो 48,000 हमारा, देखिए ये वैल्यू माइनस में नज़र आएगी क्योंकि ये इंटरेस्ट का डिडक्शन है, तो ये वैल्यू भी हमारी सैलरी में से घटेगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारे पास है 7,47,600, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम प्लस में नहीं है, वो माइनस में है। ओके, तो वो घटेगी। देन अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डिटेल मीन्स कुछ ऐसी इनकम है जो आपने ना ही सैलरी से डिराइव की है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी से, ना ही कोई शेयर वगैरह लेके रखे हुए थे उसको बेच के भी इनकम नहीं बनती थी, या फिर आपका बिजनेस या प्रोफेशन भी नहीं है, कुछ और ही इनकम है जिसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोला जाता है। जैसे कोई इंटरेस्ट की इनकम मिलती है आपको, ओके, एफडी करवाई और उसका इंटरेस्ट मिलता है, एनएससी करवाई उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सारे जो मीन्स पीएफ वगैरह करवाई उसका इंटरेस्ट, तो ये सारे जो इंटरेस्ट होंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाले जाएंगे। देन कोई कमीशन की इनकम है, कोई ब्रोकरेज आप अर्न कर रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो ये बोली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे भी आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 आईए क्लेम कर सकते हो, और यहाँ पे भी आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89A, ओके, जिसके बारे में हमने अभी आगे ही बात की थी। चलिए, कोई इनकम आपको ऐड करनी है तो वहाँ पे ऐड अनदर वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बताना है कि बैंक का सेविंग अकाउंट से आपको कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है, वो यस करके आपको बताना पड़ेगा, नीचे वैल्यू डालनी है। ओके, देन आपने बैंक डिपॉजिट एफडी करवाई है, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाई है या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहाँ से भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी डिटेल है तो बतानी है, अदरवाइज उसे छोड़ना है। देन डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड की इनकम अर्न हुई तो वो बतानी पड़ेगी। देन आपका एसपीएफ में या आरपीएफ में मीन्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है और वो 2.5 लाख से ज़्यादा होगा साल का, तो वो वाले केस में 2.5 लाख से ज़्यादा जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट आपका इनकम कंसिडर होगा, मीन्स टैक्सेबल इनकम कंसिडर होगी। ओके, 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन करते हो और उसमें जो मीन्स इंटरेस्ट जनरेट होगा वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। वैसे जीपीएफ में जनरल प्रोविडेंट फंड में 5 लाख तक की एक लिमिट रखी गई है, 5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट करें वो वाले केस में उसके ऊपर बनने वाला जो भी इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल माना जाएगा। तो बताया गया है आपको कि इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्सेबल ऑन इंक्रीज वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके, और इसकी पूरी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर जाके वो लिंक पर आप क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आपको जानने को मिल जाएगी कि एसपीएफ, आरपीएफ या जीपीएफ के लिए क्या प्रोविज़न है ये वाले केस में। ओके, तो ये सारे जो चारों आप देख रहे हो वो जो इनकम बतानी है वो इनकम बनती है प्रोविडेंट फंड के केसेस में। इंटरेस्ट मीन्स ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने मीन्स जो लिमिट्स है उससे ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूट किया होगा वो वाले केस में। ओके, देन फैमिली पेंशन आपको मिला हुआ है तो उसकी डिटेल डालनी है। कोई और भी आपके इनकम आप अर्न कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था आप ट्यूशन वगैरह करवाते हो, मीन्स सैलरी से इनकम तो मिलती है लेकिन पार्ट टाइम आप ट्यूशन वगैरह करवाते हो, एज अ गेस्ट लेक्चरर काम करते हो, तो उसमें से जो थोड़ी बहुत फ़ीस वगैरह मिलती है या फिर आप मीन्स कमीशन पे या ब्रोकरेज पे काम करते हो तो वो ब्रोकरेज या कमीशन जो जनरेट हुई है वो आपको यहाँ बतानी है। कुछ एमएलएम वगैरह करते हो तो उससे भी इनकम होती है, तो वो एनी अदर में आपको यस करके बताना पड़ेगा।
देन डिविडेंड से इनकम है तो वो भी बताना है। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेबिलिटी है आपके केस में तो यस करके आपको वो इनकम बतानी है और सिंपली ये वाले जो ऑप्शन है उससे आगे बढ़ के आपको कंटिन्यू करना है। चलिए, जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो जो भी इनकम आपने बताई होगी वो आपको इस तरह से नज़र आएगी। मीन्स 9,000, 10,000 वॉटेवर। यहाँ पे हमने 9,000 जो बताया है वो सेविंग बैंक अकाउंट से हमें जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है वो बताया है 9,000। ओके, और ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसे समझने में आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जो ऊपर बता रहा है, थंबनेल उसी के हिसाब से हमने एक वीडियो बना के रखी हुई। तो ये वीडियो को आप गो थ्रू कर सकते हो, उसे देख सकते हो। आपको पता चलेगा कौन सी सारी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर होती है और उसे कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए, थोड़ा नीचे आप आओगे तो आपको वहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल देनी है जो हम ऑलरेडी बता गए थे पहले भी। तो एग्जेम्प्ट इनकम आपकी कोई बनती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक की है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। कोई कॉम्पेंसेशन वगैरह आपको मिला है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आपको रिसीव हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। मीन्स वो इनकम आप बताओगे लेकिन वो एग्जेम्प्ट होगी, उसे इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी। तो रिपोर्टिंग पर्पज़ से आप इनको यहाँ पे बता सकते। एग्जेम्प्ट इनकम भी आपकी कोई है तो आप बताओगे, देन आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म करोगे तो आपका जो दूसरा शेड्यूल है या दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम का वो भी कन्फर्म हो जाएगा और ग्रीन टिक वहाँ पे नज़र आएगी। देन तीसरा जो ऑप्शन है टोटल डिडक्शन का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो सारे जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो अंडर चैप्टर 6 से 80C से लेके 80U तक के जो भी डिडक्शन है आप क्लेम करना चाहते हो वो बताने हैं। जैसे 80G के अकॉर्डिंग कोई डोनेशन आपने किया होगा तो वो डोनेशन के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। देन साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने डोनेशन किया तो वो भी 100% आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। देन 80GG में आपने मीन्स आपको HRA नहीं मिलता है और आप भाड़े पे रहते हो तो आप 80GG के अकॉर्डिंग भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और अगर 80G और 80GG मीन्स डोनेशन से रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है या फिर मकान भाड़े से लेके जो डिडक्शन है उसे कैसे क्लेम करना है वो आपको डिटेल में जानना है तो वो वाली क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो थंबनेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही आपको एक थंबनेल नज़र आएगा हमारे चैनल पे, तो वो जो वीडियो है वो आपको देखना है। तो आपको डोनेशन से लेके 80G के लिए जो भी प्रोविज़न है वो आपको पता चल जाएंगे। देन 80GG मकान भाड़े से लेके जो प्रोविज़न है वो भी बताए गए हैं, तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे देख ले। अदरवाइज़ 80G काफ़ी लंबी डिटेल है, वहाँ पे 100% डिडक्शन कुछ मिल जाते हैं, कुछ 50% मिलते हैं, कुछ के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है, कुछ के लिए क्वालिफाई होने के बाद 50% मिलता है। तो वो सारा एक कैलकुलेशन है, तो ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। रही बात साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के केस में आपने डोनेशन किया होगा तो वो 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। चलिए आगे आपको 80C के बारे में बताया गया कि 80C के जो भी प्रोविज़न है 12, 13, 15 तरह के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख तक, तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। वैसे ही 80CCD2 में आपके एम्प्लॉयर ने अगर NPS में आपके लिए कंट्रीब्यूट किया होगा तो वो डिडक्शन आप क्लेम करवाओगे। और वैसे ही 80D के प्रोविज़न भी बताए गए हैं। तो 80C को लेके अगर आपको दिक्कत है 80C, 80CCC, 80CCD1 ये सारे जो प्रोविज़न है उसकी 1.5 लाख की लिमिट है, उसको अच्छे से समझना है तो आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, जो थंबनेल नज़र आ रहा है वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखी है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो को देखोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि 80C में कौन कौन से डिडक्शन आप क्लेम कर सकते। 80D की बात करें तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, या फिर सीनियर सिटीजन के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया होगा तो वो आप क्लेम कर सकते हो 80D में। 80DD की बात करें तो कोई मीन्स आपके फैमिली में कोई ऐसा डिसेबल पर्सन है, ओके, वो मेंटली डिसेबल भी हो सकता है, फिजिकल डिसेबल हो सकता है, तो कितनी डिसेबिलिटी लेवल होगा और कितना डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे वो भी आपको 80DD वाला ऑप्शन है उसमें वो एक्सप्लेन किया गया है। देन 80DDB में कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती है, ओके, सीरियस बीमारियां, कैंसर वगैरह, जैसे कैंसर है, ब्लड से लेके कोई आपकी डिसीज़ है या फिर किडनी डिसीज़ है, तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं उसे कवर किया गया है। तो उसके ऊपर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया होगा तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे 80DDB में। तो ये सारे डिडक्शन आप
अगर क्लेम करना चाहते हो तो वहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी वैल्यू है वो आपको वैल्यू बतानी है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपको जो भी बताया गया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो लिंक पे आप क्लिक करके वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको डिडक्शन क्लेम करना है। TTA की अगर बात करें तो TTA हमें बताता है कि अगर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है जिसमें से आपको कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो वो 10,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। हमारे केस में 9,000 हमें इंटरेस्ट बनता था तो वो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बताया था। अब वही 9,000 को हम यहाँ पे डिडक्शन के तौर पे क्लेम करेंगे क्योंकि 10,000 तक हम डिडक्शन क्लेम कर सकते। कोई और भी डिडक्शन है आपके तो वो डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे बताया ATE और ATEA। ATE किसके लिए होता है? एजुकेशन लोन के लिए। ओके, आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखी है, ओके, और वो लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो 100% जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ATEE के केस में आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे और ATEEA के केस में आप 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। हालांकि उसमें जो डेट होती है, लोन की सेक्शन डेट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के मुताबिक आपको ATEE या ATEEA में आपको जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसमें डिडक्शन मिलेगी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये वाली जो वीडियो है जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो आपको देख लेनी है तो आपको पता चल जाएगा कि ATE, ATEE या ATEEA में आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे क्लेम करना है। चलिए थोड़ा नीचे आओगे तो जैसे हमने TTA के बारे में बात की वो बता रहा है। देन कुछ और डिडक्शन है जो आप क्लेम करना चाहते हो, जैसे तो साइड में जो चेक बॉक्स है उसे टिक करना है और जो भी वैल्यू है वो प्रोवाइड करनी है। तो इस हिसाब से आपके जो भी डिडक्शन है सारे वो आपको बताने हैं और इसे सिंपली कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आपको स्क्रीन पे ATC और ATD का डेटा नज़र आएगा। ATC में हमने ऑलरेडी डिटेल प्रोवाइड कर दी है सारी। जहाँ तक बात है ATD की तो ATD में आपने जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, देन आपके पेरेंट्स के ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है वो वाले केस में जब पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है, ओके, देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया होगा तो कितना डिडक्शन वगैरह मिलता है तो वो सारी डिटेल आपको ATD वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर डालनी है। वहाँ पे जो एडिट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर ATC वाले केस में आपको डिडक्शन कोई लेने बाकी रह गए तो वहाँ पे भी आप एडिट पे क्लिक करके वो डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। चलिए जहाँ तक बात है ATD की तो हम ATD पे एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ATD वाले ऑप्शन में हम आएंगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप डिडक्शन किन के लिए क्लेम करना चाहते हो। जैसे ऊपर का जो ऑप्शन है वो आप पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, मीन्स पेरेंट्स की तो बात ही नहीं हो रही है, इज़ अ सीनियर सिटीजन, मीन्स आपके फैमिली में पेरेंट्स को छोड़ दो तो कोई सीनियर सिटीजन है क्या। तो वहाँ पे अगर आप यस करते हो, मीन्स ये भी हो सकता है कि कोई सीनियर सिटीजन है वो मेडिकल पॉलिसी ले रहा है, ओके, तो वो वाले केस में वो यस करेगा। तो नीचे वाली जो डिटेल है आपको एरो बताया गया है वहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। अगर नो है, मीन्स कोई भी आपके फैमिली में पेरेंट्स को छोड़ के कोई भी आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो वो वाले केस में आपको नो करना है। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे, ओके, तो ऊपर वाली जो डिटेल है वहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया है तो 30,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में लिए आपने कितना खर्च किया है 5,000। तो ये सबको जोड़ के 25,000 तक की ही लिमिट है, उसको आप क्लेम कर सकते हो क्योंकि आपकी एज 60 से बिलो है, ओके। तो 60 से बिलो है और आपकी फैमिली या उनके लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया होगा तो वो वाले केस में आप 25,000 तक का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये एक लिमिट है। चलिए दूसरे केसेस में अगर आपने ऊपर वाला ऑप्शन यस किया है तो वो वाले केस में वैसे यहाँ पे मैसेज बता रहा है कि आपने बताया है कि आपके 60 से बिलो एज है, मीन्स उनके पास जो बर्थ डेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उनके अकॉर्डिंग आप 60 से ज़्यादा आपकी एज नहीं है तो आप गलत यहाँ पे डिटेल डाल रहे हो ऐसा बता रहा है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर ऊपर जो बताया गया था कि सीनियर सिटीजन है क्या कोई आपके फैमिली, तो हमने अगर यस किया है तो नीचे वो डिटेल डालनी है। और सीनियर सिटीजन के केस में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की एक लिमिट है 50,000 तक की, तो 50,000 तक का आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। और साथ ही साथ आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है जिसके पीछे आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर भी किया
तो वो भी 50,000 की लिमिट में इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारा 42,000 का हमने प्रीमियम पे किया था, देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के पीछे 4,000 खर्च किए थे, और 10,000 कोई सीनियर सिटीजन है, वाइफ हो सकती है या उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए कुछ एक्सपेंडिचर हुआ तो वो 10,000 बताया। तो वो सबको जोड़ के ही 50,000 की एक आपको लिमिट मिलती है। तो अंडर 60 25,000 और अबव 60 50,000। ओके, देन थोड़ा नीचे आओगे तो दूसरा एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा जो पेरेंट्स के लिए है। अब तक हमने पेरेंट्स के लिए बात नहीं की थी, लेकिन अब यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बात होगी। वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, यहाँ पे बताना है कोई सीनियर सिटीजन है आपके पेरेंट्स। अगर यस है तो वो वाले केस में नीचे डिटेल बतानी है। अगर नो है मीन्स मेरे पेरेंट्स है लेकिन कोई सीनियर सिटीजन नहीं है उनमें से, तो वो वाले केस में ऊपर डिटेल बतानी है। तो वो भी हमने आगे जैसे एग्जीक्यूशन किया था पहले वाले ऑप्शन में, वैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है। ओके, पेरेंट्स के केसेस में भी। ओके, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंडिचर एक जोड़ लिया गया है, जो अगर खर्च हुआ होगा तो आपको बताना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे बिलो 60 है हम, तो 25,000 तक का ही हमने ये डिडक्शन यहाँ पे क्लेम किया है। ये डिटेल को सेव करेंगे। अगर सेव कर लेंगे इस हिसाब से नज़र आएगा कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर 35,000 का हुआ है, लेकिन आपको 25,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ के अगर बात करें तो 1,65,000 तक का डिडक्शन हम क्लेम करेंगे अंडर चैप्टर 6A। ओके, और दूसरे भी कई डिडक्शन आपको यहाँ पे बताएंगे, जो अगर आप छूट गए हैं आगे बताने तो आप यहाँ से भी उनके ऊपर ऐड डिटेल करके डिटेल डाल सकते हो। तो हमारे लिए 1,65,000 तक का ही डिडक्शन है, तो उसे हम कंफर्म करेंगे। जैसे कंफर्म करेंगे तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है टोटल डिडक्शन का, वो भी कंफर्म हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन टिक आ जाएगी। देन टैक्स पेड वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो टीडीएस की डिटेल है, मीन्स जो भी टीडीएस आपका कटा होगा वो हो सकता है आपका सैलरी का टीडीएस हो, या फिर नॉन सैलरी मीन्स कोई कमीशन वगैरह जनरेट कर रहे हो, कोई ब्रोकरेज मिल रही है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, और उसके ऊपर भी टीडीएस अगर बैंक ने काटा है या फिर आपको जिसने पेमेंट किया उसने टीडीएस काटा होगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है वैसे तो। लेकिन फिर भी कई केसेस में अगर नहीं होती है तो आपको किस हिसाब से डेटा डालना है मैं बताता हूँ। ओके, चलिए, पहला वाला जो ऑप्शन है वो है सैलरी से कटने वाले टीडीएस की। देन अदर देन सैलरी टीडीएस है, उसकी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरे वाला जो ऑप्शन है 16C, ओके, फॉर्म 16C वाला, वो डिटेल होती है कोई आपकी प्रॉपर्टी पे भाड़े पे रहता है और हर मंथ का भाड़ा 50,000 से ज़्यादा है, तो वो वाले केस में भाड़े पे रहने वाले व्यक्ति को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। वहाँ पे उसका ऑडिट होता है, नहीं होता है, टर्नओवर लिमिट कोई देखा नहीं जाता है। 50,000 से ज़्यादा अगर कोई भाड़ा पे करता है पर मंथ, तो वो वाले केस में उसे भी टीडीएस काटना पड़ेगा, और वो जो टीडीएस कटा होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही टीसीएस, कुछ लग्जरियस आइटम आप परचेस करते हो तो वहाँ पे टीसीएस लगता है। ओके, तो टीसीएस की डिटेल भी आपको यहाँ पे डालनी है। देन एडवांस टैक्स आपने कोई पे किया होगा, या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसमें आपको रिटर्न फाइल करने से पहले आपके टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनता है वो पहले टैक्स पे करना है, उसके बाद रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स कैसे पे करते हैं, कैसे उसका चलन जनरेट करते हैं, और उसमें कुछ डिटेल है वो यहाँ पे कैसे फीड कर, अभी मैं ये वीडियो में आपको वो फीड करके बताऊंगा। तो अगर आप सैलरी से कटने वाला टीडीएस की डिटेल आपको देखनी है तो शो डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको नज़र आएगी, अदरवाइज़ उसमें नज़र नहीं आती है तो डिटेल आपको मैन्युअली डालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको फॉर्म 26AS होगा, वो देखना पड़ेगा। वो फॉर्म 26AS कैसे देखते हैं उसके लिए, देन टीडीएस क्या होता है उसके लिए, और टीडीएस के और कई सारे जो प्रोविज़न है उसको समझने के लिए हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना के रखी हुई है। तो ये तीनों वीडियो आप देख लोगे तो टीडीएस के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं रहेगा। ये पूरी वीडियो कंप्लीट होने तक कई सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स के बारे में पता चल जाएगी, फिर शायद ही कोई चीज़ होगी जो आप जानते नहीं होंगे। तो टीडीएस के बारे में हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, और टीडीएस को ऑनलाइन भी आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी, तो तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ वो वीडियो को देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि टीडीएस की यहाँ पे डिटेल क्या है, कैसे यहाँ पे जनरेट होती है वगैरह, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, जहाँ तक बात है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, एडवांस टैक्स कब पे करना है, 10,000 से ज़्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, आपको साल के पहले से आपको बताया, तो वहाँ पे आपको एडवांस टैक्स पे करना
करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जहाँ तक बात है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। मैं फिर एक बार बोलूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, वो पार्ट ए को देखना ज़रूरी है। ओके, तो अगर कोई टैक्स आपकी बनी होगी, वो टैक्स का आपने पेमेंट किया होगा, तो एक चलन मिला होगा, वो चलन में कुछ डिटेल है वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो अब रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, तो वो वाले केस में यहाँ पे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स था, हमने जो डिटेल हमने डिराइव की थी, वो ऐड अनदर वाला ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो BSR कोड आपके चलन में आपको मिला होगा। जैसे अभी मैंने बात की, BSR कोड यहाँ पे डालना है, सीरियल नंबर चलन का डालना है और डेट डालनी है, और जो वैल्यू आपने जो टैक्स का पेमेंट किया था वो भी यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो जैसे टैक्स का पेमेंट आपने कर दिया है तो वो डाल दोगे तो फिर टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। अदरवाइज़ ये आप पहले नहीं करते हो, ओके, मीन्स टैक्स का पेमेंट पहले नहीं करते हो, पहले रिटर्न फाइल कर देते हो, वो वाले केस में फिर ये डिटेल आप कैसे डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे तो टैक्स की लायबिलिटी फिर भी बनी रहेगी। कई केसेस में ऐसा होता है कि टैक्स की लायबिलिटी बनी रहती है और आप रिटर्न को सबमिट कर देते हो, वेरीफाई कर दे, फिर आप भूल जाते हो अरे टैक्स का पेमेंट करना तो रह गया, उसमें बताना रहेगा। तो पहले टैक्स का पेमेंट करो। वो कैसे करना है पिछली वीडियो में बताया है, उसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पर आप उसका थंबनेल भी देख सकते हो। ओके, तो ये वाली वीडियो को आपको देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे टैक्स का पेमेंट रिटर्न फाइल करने से पहले करना है। चलिए, इतना कुछ करने के बाद आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे एज एन एग्जांपल एक डिटेल डाल दी है, जैसे 23,400 का हमारा टैक्स बनता था, तो हमने उसका BSR कोड, देन सीरियल नंबर ऑफ चलन और जो भी डेट है वो डेट डाल दी है चलन की, और उसके हिसाब से जो भी टैक्स पे किया था 23,400, तो वो भी हमने बता दिया है। इस डिटेल को सेव करेंगे। ओके, इतना करने के बाद टैक्स पेड वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से कंप्यूटेशन ऑफ इनकम नज़र आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स नज़र आएगा। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की बात करें तो 60,08,600 आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन रही थी तीनों हेड से। देन डिडक्शन हमने क्लेम किए थे 1,65,000 और उसको घटा के 5,43,000 समथिंग हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है, टोटल इनकम बनती है, सॉरी। चलिए, अब बात करें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की, तो जो भी आपकी इनकम बनी थी, हमारे केस में वो इनकम थी 5,43,600। ओके, तो उसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा कि कितना टैक्स बनता है, तो वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको अभी आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो है 21,220। ओके, तो वो बताया है, देखिए 100 कैलकुलेशन पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल नज़र आएगी, जहाँ पे बताया गया है कि 5 लाख तक को आप 12,500 टैक्स लगेगी। देन बाकी की जो वैल्यू है 43,600, उसके ऊपर 20% के हिसाब से टैक्स अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8,720, और ये दोनों को जोड़ लेंगे तो वो हो जाता है 21,220। तो ये टोटल टैक्स ऐसे कंप्यूटेशन किया जाता है। देन नीचे रिबेट के प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 87A। तो ये जो रिबेट के प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो वो वाले केस में आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। मीन्स आपकी 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम बनती है तो वो वाले केस में जो भी इनकम है उस पर जितना भी टैक्स लगेगा वो मैक्सिमम 12,500 ही होगा। ओके, तो वो 12,500 तक आपको डिडक्शन रिबेट मिल जाएगी। तो मीन्स 5 लाख तक की आपकी इनकम है टैक्सेबल इनकम, मीन्स डिडक्शन को घटाने के बाद, तो वो वाले केस में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख से ज़्यादा है, जैसे हमारे केस में 5,43,600 हमारी इनकम थी, वो वाले केस में हमें ये रिबेट नहीं मिलेगी और पूरी कैलकुलेशन 5%, 20% और 30% के हिसाब से होगी। जैसे हमने टैक्स डिराइव किया था 21,220। अब ये जो टैक्स हमें लगा है वो टैक्स के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से लगेगा। ओके, 4% से मीन्स जो भी टैक्स की वैल्यू है हमारी 21,220 उसका 4% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 850 के आजू बाजू। ओके, 849। अब इसके साथ टोटल वैल्यू जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 22,609। ओके, तो 22,000 समथिंग कुछ हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब वहाँ पे अंडर सेक्शन 89 आप रिलीफ क्लेम करना चाहते हो तो वो उसके लिए आपको 10E का फॉर्म बनना पड़ेगा। ओके, और वो डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसके बारे में हम आगे भी बात कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी कि 10E का फॉर्म कैसे फाइल करना है। ओके, तो वो 10E में जो भी रिलीफ मिली है वो यहाँ पे डालनी है, अगर नहीं है तो उसे छोड़ना है। देन टोटल लायबिलिटी आपकी जो भी 22,000 समथिंग बनती है वो बताई गई है। देन कुछ इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी आपको लगेगा
क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी 22,000 है जो 10,000 से ज़्यादा है, तो वो वाले केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना था। और वो कैसे कैलकुलेशन होती है चलिए देखते हैं। देखिए 220 आपको इंटरेस्ट लगा है अंडर सेक्शन 234B, ओके, एडवांस टैक्स के लिए। देन 234C भी आपको एक तरह का एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो दो तरह के इंटरेस्ट आपको पे करने हैं। वो इंटरेस्ट क्या है चलिए देखते हैं। तो पहले वाला जो है अंडर सेक्शन 234B, तो उसमें बताया गया है कि एडवांस टैक्स पेमेंट 19,862 होनी चाहिए। मीन्स टोटल लायबिलिटी थी उसका 90% आपको पे करना चाहिए, लेकिन वो पे नहीं किया है आपने। तो अब जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो वो हो जाएगा 220। ओके, तो 220 आपको एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए एक मीन्स इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ अगर बात करें इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C की, तो उसका भी ब्रेकअप यहाँ पे बताया गया है। तो हर एक क्वार्टर में आपने टैक्स पे ही नहीं किए, तो हर एक क्वार्टर को लेके जैसे यहाँ पे बताया है कि पहले क्वार्टर को लेके के 3%, दूसरे में 3%, तीसरे में 3% और चौथे में 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा। और इसके हिसाब से टोटल इंटरेस्ट बनता है 1,111। ओके, ये सारी वैल्यू को जोड़ लेंगे तो टोटल इंटरेस्ट बनता है 1,331। ओके, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी तो बनती थी, उसके ऊपर 1,331 का इंटरेस्ट भी बना है। उसको जोड़ने के तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 23,400 हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है। चलिए अब यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है, थंबनेल में आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपको पेनल्टी लगी होगी, मीन्स ड्यू डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो वो वाले केस में आपको एक फ़ीस भी लगेगी। ओके, लेट रिटर्न फाइलिंग की फ़ीस लगेगी। वो फ़ीस कैसे कैलकुलेट करनी है, जो होती है 1,000, 5,000 या 10,000। तो आपको 1,000 पे करनी है, 5,000 या 10,000, ये वाले केस में कि आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया होगा, तो अदरवाइज़ ये नहीं लगेगी। तो अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो 1,000, 5,000, 10,000 कितनी मुझे लेट फ़ी भरनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो प्रोविज़न को समझने के लिए ये जो वीडियो है वो आपको देखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर से वो वीडियो को देख लेना। चलिए, ये जो डिटेल है वो हमने फीड कर ली है, तो आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। ओके, जैसे कंफर्म करोगे तो लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो भी कंफर्म हो चुका है, ग्रीन टिक हो गई है। सारी डिटेल हमने फीड कर दी है। सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था। यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी उतना ही टैक्स आपने ऑलरेडी पे करके रखा हुआ था, तो अब कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। और ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी, टोटल डिडक्शन कितना था, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, नीचे जो भी टैक्स बनता है, इंटरेस्ट बनता है, उसकी भी डिटेल दी गई है, और टैक्स कितना पेएबल था और कितना पे कर दिया है, वो दोनों डिटेल को जोड़ के आपको 0 टैक्स पेएबल है अब। ओके, आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करोगे तो एक डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, ओके, जिसमें आपका नाम होगा, जो भी व्यक्ति का रिटर्न फाइल कर रहे हो, देन उनके फादर का नाम होगा। यहाँ पे जो रिटर्न फाइल कर रहे हो वो कौन सी कैपेसिटी में, खुद से फाइल कर रहे हो या कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव हो, तो यहाँ पे सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव जो भी है आपको पिक करना है। देन पैन नंबर है, तो ये सारी डिटेल अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है। वैसे तो बाकी के नीचे 3 ऑप्शन है, वो रिप्रेजेंटेटिव के केस में ही, सेल्फ नहीं लेकिन रिप्रेजेंटेटिव से रिटर्न फाइल तो भी ये डिटेल देनी है, अदरवाइज़ देनी नहीं है। सिंपली प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे पूरा प्रीव्यू, पूरा रिटर्न का आपका जो ब्यौरा है वो आपको बताया जाएगा कि ये जगह पे आपने ये चीज़ें डाली है, तो पूरा प्रीव्यू होगा। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके टैक्स पेड वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन था, वो 5 ऑप्शन हमने कंप्लीट किए, तो वो सारी डिटेल आपको प्रीव्यू के तौर पे यहाँ पे नज़र आए। इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, ये पहले वाला पेज है और ये लास्ट वाला पेज है। ओके, तो सारी डिटेल तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता था, तो पहला और लास्ट वाला पेज मैंने आपको बताया, जिसमें लास्ट में आप वेरिफिकेशन देख सकते हो। अभी सिंपली ये सारी डिटेल कंप्लीट है, आप कंफर्म कर लेते हो या फिर किसी और का रिटर्न फाइल करते हो, तो ये PDF आपको उसको भेजनी है और उसको पूछना है कि इसमें कुछ अगर दिक्कत है तो आप बताओ, तो वो डिटेल अगर रह गई है तो फीड कर लेते हैं। ओके, अगर ये सब कुछ कंफर्म हो जाता है तो आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रिटर्न वैलिडेट होगा। ये जो सॉफ्टवेयर है अपने आप वैलिडेट करेगा। कुछ एरर होगा तो दिखाएगा, अगर एरर नहीं होगी तो यहाँ पे लिख के आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब इसकी जेसन फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो
और यही रिटर्न को आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब आगे की जो डिटेल है ये एक एग्जांपल में बता रहा था, तो खुद का ही मैंने आईडी और पासवर्ड यूज़ किया है। अगर इसे वेरीफाई कर दूंगा तो हो सकता है रिटर्न फाइल हो जाए, और मेरा रिटर्न मुझे फाइल करना है ITR 4 में, ITR 1 में सैलरीड पर्सन नहीं हो। तो वो वाले केस में यहाँ से हम डिटेल रहने देते हैं। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ से जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन पूछे जाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन आप चूज़ करना। आप आधार OTP से वेरीफाई करना चाहते हो, या डिजिटल सिग्नेचर से, या फिर बैंक के EVC से, इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन कोड जिसे बोलते हैं। तो बैंक में आपका नंबर होगा, मोबाइल नंबर, तो उसके ऊपर कोड आएगा, तो वो कोड डालना पड़ेगा। सिंपली अगर आधार से आप करना चाहते हो तो ये ऑप्शन को जैसे क्लिक करोगे देन एक ऑप्शन होगा यूजिंग आधार OTP वाला ऑप्शन होगा। उसको अगर उसके ऊपर आप क्लिक करके नेक्स्ट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार के साथ जुड़ा हुआ नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP जैसे ही आप डालोगे तो आपका रिटर्न जो होगा वो सबमिट होने के लिए पूछा जाएगा। मीन्स आपने वेरीफाई कर लिया, आप ये सबमिट करो। आप सबमिट जैसे करोगे तो उसी के साथ एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ऊपर लिखा होगा और आपको बताया जाएगा। नीचे आप उसे डाउनलोड, फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो, और पूरी जो ITR V होती है या जिसे एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और सिंपली इस तरह से आप आपका रिटर्न कंप्लीट कर पाओगे। इतना करोगे तो आपका रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इसी में आपने वेरीफाई कर लिया होगा तो फिर आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे आपको CPC बेंगलोर उसकी कॉपी भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। E-वेरीफाई ऐसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक ये दूसरे पार्ट में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर लिया है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो और अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आपको वो रिटर्न कैसे फाइल करना है। आई होप कि आपको ये डिटेल काफ़ी वर्थवाइल लगी होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।